अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर कोर्स CS201। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 25। ये लेक्चर टोटली बेस्ड है फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस को आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अगर लेक्चर की स्टार्टिंग में बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल C++ की हिस्ट्री आ रही है, जो कि हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि सी लैंग्वेज कब बनी थी 1970 में बेल लैब्स के अंदर। ये जस्ट एक इंट्रो है, ठीक है। इसको आपने खुद रीड कर लेना है MCQ के लिए, अदरवाइज़ इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। अब टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये क्या होती है? अब प्रॉब्लम इज़ ब्रोकन डाउन टू स्मॉल पीसीस। वो कह रहे हैं एक प्रॉब्लम है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, ब्रोक कर देंगे, ठीक है, तोड़ देंगे छोटे छोटे पीसीस या मॉड्यूल्स के अंदर। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम टॉप डाउन स्ट्रक्चर कर रहे हैं। टॉप डाउन यानी कि कोई चीज़ पहले टॉप पर थी उसको डाउन पे ले आई, कोई चीज़ पहले बड़ी थी उसको हमने ब्रेक करके तो स्मॉलर पीसीस में कर दिया डिवाइड। वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पर। अब प्रॉब्लम इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसीस। तो वो जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है? टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो, ठीक है। देन डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर में भी वही चीज़ होती है। इफ़ अ फंक्शन इज़ गेटिंग लॉन्गर देन 2 और 3 पेजेस और स्क्रीन्स। अगर एक फंक्शन है कोई भी हमारे पास, वो मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही है, वो 2-3 पेजेस पर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिवाइड कर देंगे स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और ये जो हमने सारा प्रोसेस किया है ये क्या होगा, ये कहलाएगा हमारे पास डिवाइड एंड कनकर, ठीक है। इसी तरह जो कमेंट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में, उनका क्या यूज़ होता है? कमेंट्स बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं किसी भी लाइन ऑफ कोड को कि एक्चुअली इस कोड में हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कमेंट्स बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स बेसिकली किस तरह बनाए जाते हैं? डबल फॉरवर्ड स्लैश के आगे आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है कमेंट। अब ये चीज़ इस टाइम बन चुकी है कमेंट, ठीक हो गया। ये बेसिकली सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, हेल्प करते हैं कोड को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स। सो जो हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स वाला एक प्रोग्राम था ना, एक सिंगल प्रोग्राम ये वाला, ये एग्जांपल आप लोगों ने समझ ली ना। आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स ये सिंगल एग्जांपल क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल जो हैंडआउट्स पे करवाइए ये थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से करवाइए। आपको सेम एग्जांपल करवाऊंगा मैं, लेकिन अपने तरीके से करवाऊंगा आपको, बिल्कुल आसान करके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो आपको याद होगा कि फंक्शंस हम लोग बनाते हैं हेडर फाइल्स के बाद, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे हम यूजिंग नेम स्पेस के बाद नेक्स्ट लाइन पे। अब फॉर एग्जांपल एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब फंक्शन होते हैं हमारे पास, हम लोग 2 तरह के डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ें मैं अभी रिकॉल कर रहा हूँ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने एक बात यहाँ पर याद रखनी है। अगर हम फंक्शन की डाटा टाइप लेते हैं वॉइड, डैट मीन्स कि वो जो हमने फंक्शन बनाया है वो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर सकता वो फंक्शन। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज हमने डाटा टाइप कौन सी यूज़ की है? वॉइड, ठीक है। एक बात ये है। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि अगर हम वॉइड के अलावा कोई और डाटा टाइप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंटीजर डाटा टाइप का फंक्शन बना लेते हैं, या हम कैर डाटा टाइप का बना लेते हैं, या स्ट्रिंग का बना लेते हैं, लॉन्ग का, डबल का, ठीक है। तो इस डाटा टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो हमें कोई ना कोई चीज़ रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अभी हम जो फंक्शंस बनाने का जो तरीका होता है, या टेक्निकल वर्ड्स में कह लो जो सिंटेक्स होता है, ठीक है, उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि फंक्शंस एक्चुअली किस तरह से बनाए जाते थे। सबसे पहले फंक्शंस को बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं डाटा टाइप। यहाँ पर मैं फंक्शन को बनाने के लिए ले रहा हूँ वॉइड डाटा टाइप, ठीक है। देन आता है फंक्शन का नाम, कोई भी एक नाम ले लो, शो नाम का फंक्शन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। देन हम फंक्शन को अगर कुछ पैरामीटर पास करना चाहें तो हम वो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई के नाम का, ठीक है, और उसको एक वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर 21, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि मेरा रहेगा फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट हमारे पास यूज़ होता है फ्लोटिंग पॉइंट को, ठीक है, वो उन इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए जिनमें पॉइंट आ रहा हो। तो यहाँ पर मैं फ्लोट डाटा टाइप का f1 बनाता हूँ वेरिएबल, और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 2.1, ठीक है। 2.1 मैंने दे दी। और एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पर वेरिएबल स्ट्रिंग डाटा टाइप का। स्ट्रिंग डाटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया s, और उसको मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ कोई भी, डबल कोटेशन में हम लोग लिखेंगे बिकॉज स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ किया। वैल्यू मैं रख देता हूँ CS201, ठीक है। अभी हमारा एक जो था फंक्शन, ठीक है, वो यहाँ पर बन चुका है। अभी ये क्या फंक्शन है, डाटा टाइप क्या है इसकी? वॉइड। डैट मीन्स कि ये फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर सकता। उसका क्या मतलब है? हम लोग जहाँ पर फंक्शन की बॉडी के अंदर ये नहीं लिख सकते कि हमें रिटर्न कर दो किसका, आई या आइड वेरिएबल था जो ये वाला,
ठीक है, इसको या जो वेरिएबल f था इसको ऐड कर दो। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वी हैव यूज्ड वॉइड डाटा टाइप। अभी वॉइड डाटा टाइप के साथ जो बेसिकली फंक्शंस होते हैं ना, उनका यूज़ किया जाता है किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो सी आउट के लिए। अब जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट, और सी आउट में मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई, और देन जो भी आई की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, और साथ में मैं लगा दूँगा एंडल। देन अगेन मैं एक और चीज़ सी आउट करूँगा कि वैल्यू ऑफ एफ़, और देन एफ़ की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी लास्ट पे, एंड ऑफ लाइन। देन लास्ट में मैं लिख दूँगा सी आउट के अंदर वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ एस, और ये वाला जो लाइन है, ये लाइन है जो कोड की, वो हमें वेरिएबल एस की वैल्यू देगा। अभी हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, शो नाम का, शो नाम है फंक्शन का, ठीक है, ये याद रखना। और उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी, कुछ वेरिएबल्स बनाए। इंड आई वेरिएबल बनाया, उसको मैंने दे दिया 21। एफ़ वेरिएबल बनाया, उसको मैंने दे दिया 2.1। एस वेरिएबल मैंने बनाया, और उसमें मैंने एक वर्ड लिख दिया CS201। देन मैंने इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ थी उनको डिस्प्ले करवा लिया यहाँ पर। ठीक है, जो ये वाली लाइन है ये डिस्प्ले करेगी आई की वैल्यू को, ये वाली लाइन एफ़ की वैल्यू को, ये वाली लाइन एस की वैल्यू को। देखो फंक्शन को किस तरह से हम लोग काम में ला सकते हैं। फंक्शन को कॉल करना पड़ता है बेसिकली, और फंक्शन को किस तरह से कॉल किया जाता है, फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन का नेम। अब इस केस में हमारे पास फंक्शन का नेम क्या है, वो है शो। ठीक है, शो नाम है फंक्शन का। आपने एक लाइन याद रख लेनी है कि फंक्शंस आर कॉल्ड बाय देयर नेम्स। ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है। फंक्शन को किस तरह से हम लोग कॉल करते हैं, फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं उसके नाम के ज़रिए। अब इस केस में देखो फंक्शन का नाम क्या है, शो। यहाँ पर आऊँगा मैं मेन बॉडी में, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा शो। शो मैंने लिख दिया, और देन जो राउंड ब्रेसेस होती है उसको ओपन और क्लोज़ किया, और यहाँ पर टर्मिनेटर लगा दिया। अब मैंने क्या कर दिया, जो मैंने ये लाइन लिखी है बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया। जब फंक्शन को कॉल कर दिया तो डैट मीन्स कि अब ये फंक्शन रन हो सकता है। जब ये फंक्शन रन हो सकता है तो इसमें जो भी हमने स्टेटमेंट्स रखी हैं वो भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, और हमें हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पर मिल सकता है। अभी अगर इसको मैं आपको कंपाइल और रन करके दिखाऊँ तो जो हमने इसको वैल्यूज़ दी थी फंक्शन को, आई की, एफ़ की और एस की, ठीक है, 21, 2.1 और CS201, ये बेसिकली तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमें कंसोल स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ पर देखो कि जो भी हमारी वैल्यूज़ थी, आई को हमने वैल्यू दी थी 21, वो हमें डिस्प्ले होगी। एफ़ को मैंने वैल्यू दी थी 2.1, वो हमें डिस्प्ले होगी। एस को वैल्यू दी थी CS201, वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब ये मैंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर्स बनाए थे, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं, डैट मीन्स हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के हम लोग पैरामीटर्स बना रहे हैं। और पैरामीटर्स जब हम लोग बनाते हैं देन हमें कुछ आर्गूमेंट्स पास करने होते हैं पैरामीटर को। इस केस में, इस फंक्शन की केस में मैंने इसको कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया। ठीक है, इस राउंड ब्रेसिस में देखो मैंने कुछ लिखा है, नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, डैट मीन्स मैंने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यहाँ पर गया है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट गया है, डैट मीन्स कि जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर थी वही हमें डिस्प्ले हुई। ठीक है, अगर सपोज कर लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर भी एक एंड ऑफ लाइन लगा लेते हैं। अब फंक्शन को मैं करूँगा दूसरी दफ़ा कॉल। जब पहली दफ़ा कॉल होगा फंक्शन, क्योंकि हमने कोई भी आर्गूमेंट इसको नहीं दिया, तो हमें जो भी ये वैल्यूज़ ऊपर दी गई हैं यही डिस्प्ले होंगी। ठीक है, दूसरी दफ़ा मैं कॉल करूँगा फंक्शन को। अब देखना हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को मैंने कॉल किया, अब यहाँ पर मैं कुछ आर्गूमेंट्स दूंगा अपनी तरफ से। सपोज़ कर लो पहला मेरा वेरिएबल था, उसकी डाटा टाइप थी इंट, तो यहाँ पर मैं कोई एक वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 30 वैल्यू मैंने दे दी। ठीक है, और लास्ट में मैंने लगा दिया टर्मिनेटर। अब क्या होगा, अब आप लोग मुझे कमेंट्स में एक चीज़ बताओ कि जब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा, ठीक है, और जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा जो मैंने सेकंड टाइम कॉल किया है फंक्शन को, देन मुझे जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू वो मुझे 21 डिस्प्ले होगी या 30 डिस्प्ले होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इस कोड को कंपाइल और रन जब मैं करूँगा तो आप लोग देखोगे कि जो हमने 30 वैल्यू दी थी इंटीजर को, आई वेरिएबल को, ठीक है, वो अब हमें 21 डिस्प्ले नहीं होगी, वो हमें होगी 30 डिस्प्ले। बाकी सारी वैल्यूज़ वही होंगी, एफ़ की वैल्यू 2.1 ही रहेगी, एस की वैल्यू CS201 ही रहेगी। ठीक है, सिर्फ
मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दे दिया इंटीजर आई को। इसको कैसे पता चला कि मैंने ये आई को ही आर्गूमेंट दिया 30, ये फ्लोट को क्यों नहीं गया, एस को क्यों नहीं गया, स्ट्रिंग को? बिकॉज 30 क्या है, 30 एक इंटीजर है। जब इंटीजर है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आई के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसको कंपाइल रन करते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, ये कॉल हुआ फर्स्ट टाइम फंक्शन, इसको मैंने कोई भी आर्गूमेंट नहीं पास किया, तो हमें वही वैल्यूज़ मिली। आई की वैल्यू देख लो क्या है, 21। एफ़ की वैल्यू क्या है, 2.1। एस की वैल्यू क्या है, CS201। अब जब दूसरी दफ़ा मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने इंटीजर की जो आई वेरिएबल की वैल्यू थी उसको यहाँ पर खुद दे दिया, एज आर्गूमेंट पास कर दिया उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, 30 रिप्लेस हो गया यहाँ पर 21 के साथ, और हमने जब दोबारा ये सारी वैल्यूज़ हमें मिली, देन देखो आई इस टाइम क्या है, आई इस टाइम है 30, ठीक है, 21 नहीं है, 30 है। क्यों 30 है, क्योंकि हमने 30 एस आर्गूमेंट पास किया था इस पैरामीटर को। एफ़ क्या है, एफ़ वही है 2.1, ठीक है। एस वही है CS201। हमने एस की और एफ़ की वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया था, डेट्स वाई हमें वो वही मिली हैं। और क्या हुआ कि जो बाकी वैल्यू थी आई की, वो हमें यहाँ पर चेंज होकर मिल गई 30। अब सपोज़ कर लो इस फंक्शन को, सेम फंक्शन को मैं एक और दफ़ा कॉल करता हूँ। एक आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जितनी टाइम भी फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उतनी ही टाइम वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। आपको पेपर में वो कोड दे देता है अगर एक लिख कर, और कहता है आउटपुट निकालो, और कोड में अगर फंक्शंस आ रहे होंगे, अव्वल तो आएंगे फंक्शंस, ठीक है। तो आपने इसी चीज़ को ध्यान रखना है, सारी कंडीशंस को गौर से देखना है कि फंक्शन को कॉल मल्टीपल टाइम्स नहीं फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। फंक्शन को कोई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आर्गूमेंट तो नहीं पास किया गया, अगर किया गया तो वो वैल्यू क्या बनेगी। आपने एक रफ़ शीट ले लेनी है, अपने जो आपका वहाँ पर एग्जामिनर होता है, ठीक है, उससे रफ़ शीट ले लेनी है आपने, और कोड को पूरा एनालाइज़ करना है तसल्ली से बैठकर। देन उसकी पहले रफ़ पे आउटपुट निकालो और उस आउटपुट को वहाँ पर लिख दो एज एन आंसर। अभी देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब मैंने थर्ड टाइम कॉल किया, अब मैं क्या करूँगा, जो आई की वैल्यू है उसको चेंज कर दूँगा, 40 में आई को वैल्यू दे देता हूँ। और देन अगर मैं फ्लोट एफ़ की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज करना चाह रहा हूँ तो कोमा लगाऊंगा मैं, और इसकी भी जो फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ पर वैल्यू आनी थी उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 4.5 वैल्यू दे देता हूँ। देन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी एस की वैल्यू है, ठीक है, एस जो वेरिएबल है उसको भी यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास करूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे एस की डाटा टाइप क्या, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या यूज़ करेंगे, डबल कोटेशन। और यहाँ पर मैं कोई भी एक न्यू चीज़ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं CS201P लिख देता हूँ। अब देखो अब क्या होगा, जब थर्ड टाइम फंक्शन कॉल होगा हमारा, आई की वैल्यू जाएगी 40, और फ्लोट जो एफ वेरिएबल था हमारा उसको वैल्यू जाएगी 4.5, और जो एस वेरिएबल था उसको यहाँ पर मेरी वैल्यू जाएगी CS201P, ठीक है। इसको कंपाइल रन करते हैं ताकि आपको मैं बेटर तरीके से समझा सकूँ सारा कोड। सो हियर इज़ आवर आउटपुट। अब देखो गौर से, यहाँ पर जब हमने पहले फंक्शन को कॉल किया तब हमने उसमें कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया, ठीक है। देन क्या हुआ कि जो हमारी वैल्यूज़ थी एग्जैक्ट वही हमें डिस्प्ले हुई, जैसा कि आई था 21 यहाँ पर, ठीक है, एफ़ 2.1 और एस जो था CS201। अब जब हमने सेकंड टाइम फंक्शन को कॉल किया, हमने सिर्फ आई वेरिएबल की वैल्यू खुद दे दी, ठीक है, एज ए आर्गूमेंट यहाँ पर पास कर दी पैरामीटर को। तो हमें आई की वैल्यू 21 नहीं बल्कि क्या मिली, 30 मिली यहाँ पर, ठीक है। फिर एफ़ और एस की वैल्यूज़ चूँकि वही थी तो वो हमें वही डिस्प्ले हुई 2.1 और CS201, ठीक हो गया। यहाँ तक आपका कोड क्लियर है। अब देखो जब हमने थर्ड टाइम फंक्शन को कॉल किया, देन हमने तीनों की तीनों वैल्यूज़ एज अ आर्गूमेंट यहाँ पर खुद दी। आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने दी 40, एफ़ की वैल्यू दी मैंने 4.5, एस की वैल्यू मैंने दी CS201P, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया, चेंज। जब मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया फंक्शन को कॉल करते वक्त, देन मुझे आउटपुट में भी यही तीनों वैल्यूज़ मिली। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू मुझे क्या मिली 40, एफ़ की वैल्यू 4.5, एस की वैल्यू CS201P, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ फंक्शंस का सारा मेथड काम करता है कि अगर फंक्शन को खाली कॉल किया जाए तो किस तरह से क्या आउटपुट मिलेगी, अगर वैल्यूज़ हम खुद दे दें एज आर्गूमेंट, जो पैरामीटर्स हमने ऊपर बनाए होंगे उनको, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। इस टाइप के आपको प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है। आपने सबसे पहले प्रोग्राम को अच्छे से एनालाइज करना है, देन वहाँ पर आउटपुट निकालनी है, तुक्के नहीं लगाने वहाँ पर। और अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ आई हो या जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी समझ आ रही हो तो काइंडली
कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको समझ आई, या अगर कहीं से कुछ कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन किया करो ताकि आपको मैं वहाँ पर गाइड कर सकूँ। सो आगे हमारे पास आ रहे हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो हम लोग बनाते हैं मेन बॉडी से बाहर, और जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हम लोग बनाते हैं मेन बॉडी के अंदर। अगर आपको मैं C++ पे लेके आऊँ तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं हेडर फाइल के बाद, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इन डाटा टाइप का मैंने n वेरिएबल बना दिया, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये है मेन बॉडी से बाहर। ठीक हो गया। अगर सेम वेरिएबल मैं बना देता हूँ मेन बॉडी के अंदर, तो अब ये क्या है, अब ये है लोकल वेरिएबल। तो आई होप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनलाइन फंक्शन। ठीक है, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है आपने। इसकी साइड पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, inline functions are like shortcuts in programming. Instead of calling a function and going through the casual process, the compiler insert the function's code directly where it is called. inline function क्या होते हैं, एक तरह के शॉर्टकट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। कंपाइलर क्या करता है, बेसिकली जो आमतौर पर होता है सारा प्रोसेस, यानी कि फ़ंक्शन को कॉल करने का, देन उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, वो जो क्या होता है हमारा आमतौर पर सारा प्रोसेस, वो यहाँ पर सारा स्किप हो जाता है इनलाइन फंक्शंस के अंदर। और बेसिकली काम ये किस तरह करता है, द कंपाइलर इंसर्ट्स दी फंक्शंस कोड डायरेक्टली वेयर इट इज़ कॉल्ड, कि जहाँ पर भी फंक्शन कॉल किया जाता है तो फंक्शन का जितना भी कोड है वो कंपाइलर क्या करेगा, वहाँ पर रिप्लेस कर देगा मेन फंक्शन के अंदर। तो जो इनलाइन फंक्शन है वो बेसिकली वर्क किस तरह करते हैं वहाँ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सिंपल कोई फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, इंट डाटा टाइप का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ शो। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर रख देते हैं, एक इंट वेरिएबल का मैं बना लेता हूँ इंट डाटा टाइप का वेरिएबल ए, और एक इंट डाटा टाइप का वेरिएबल बी। ठीक है, एज अ पैरामीटर कह लो, आर्गूमेंट कह लो, मैंने इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल रखे हैं, और यहाँ पर मैं एक चीज़ रिटर्न कर दूंगा कि जो ये फंक्शन है ये मुझे रिटर्न करेगा ए और बी का प्लस। ठीक हो गया। अब देखो ये है अभी नॉर्मल फंक्शन है ये, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है। फंक्शन नॉर्मल और जो इनलाइन फंक्शन है उनमें बेसिक इतना कोई कॉम्प्लेक्स डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपने समझ लेना। यहाँ पर सपोज़ कर लो, यहाँ पर मैं इसी सेम फंक्शन को कॉल कर, हमें दो वैल्यूज़ देनी है, एक ए के लिए और एक बी के लिए। सपोज़ कर लो पहले ए को मैं दे रहा हूँ वेरिएबल को 5 वैल्यू, और जो मेरे पास बी है उसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू 10। तो वैल्यूज़ जब हमने दे दी इस फंक्शन को, अब हमने क्या करना है, जो ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, ठीक है, इसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम के नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा ए प्लस बी, उसको स्टोर कर दूंगा मैं इस सम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और बाद में मैं क्या करूँगा, सिंपली सी आउट लिख कर तो यहाँ पर सम वेरिएबल को कॉल कर दूंगा, तो जो मेरा सम होगा वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी अगर इसको कंपाइलर रन करके दिखाऊँ आपको, तो एक चीज़ याद रहे, अभी ये इनलाइन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा था सम दोनों वेरिएबल्स का, जो कि 15 था, पहला वेरिएबल था हमारे पास, हमने पहली वैल्यू दी थी 5 और दूसरी दी थी 10। तो ए प्लस बी जब उसने किया तो 15 मुझे यहाँ पर क्या कर दिया, इसने डिस्प्ले कर दिया। अभी ये फंक्शन इनलाइन नहीं था, ये नॉर्मल फंक्शन था। फंक्शन को इनलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन के स्टार्ट पे लिख देंगे कीवर्ड, जो कि है इनलाइन। कीवर्ड लिख दिया मैंने और स्पेस दे दी, अभी ये बन गया फंक्शन इनलाइन। अब अगर इसको मैं कंपाइलर रन करूँगा, सेम 15 ही आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि फ़र्क क्या हुआ, जब इनलाइन नहीं था तब भी हमें 15 मिल रहा था, और अब इनलाइन है तो तब भी हमें 15 मिल रहा है। सिर्फ इतना सा काम था कि सपोज़ जब पहले इनलाइन नहीं था फंक्शन, तब क्या हो रहा था, तब सारा प्रोसेस हो रहा था। फॉर एग्जांपल फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है, फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ गई, देन यहाँ पर वैल्यूज़ आई, ए प्लस बी हुआ, समेशन हुई दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ की, और देन क्या हुआ कि उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हुई। ये था एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जब हमने इनलाइन लिखा तो बेसिकली हुआ क्या, इनलाइन फंक्शन काम करता है सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए। ठीक है, हमने इस फंक्शन के अंदर एक सिर्फ सिंगल लाइन ही लिखी, डेट्स वाई ये अब हमारा जो इनलाइन फंक्शन है ये काम करेगा। ठीक है, और कोई फंक्शन इनलाइन है या नहीं है ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ये कंपाइलर करेगा डिसाइड। ठीक है, आपका कोड किस टाइप का है, अंदर फंक्शन के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो इनलाइन हो सकता है या नहीं हो सकता, उन कंडीशंस को देखते हुए कंपाइलर ये चीज़ डिसाइड करेगा। बाकी अगर फंक्शन को इनलाइन बनाना हो तो हम स्टार्ट में सिर्फ इनलाइन का कीवर्ड लिख देते हैं। अब बेसिकली होगा क्या, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है रिटर्न ए प्लस बी, ये बेसिकली कंपाइलर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा इसके साथ। ठीक है, ये कोड
डायरेक्टली आएगा इस मेन बॉडी के अंदर और कंपाइल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कंपाइलर का टाइम होगा ना कंपाइल करने का पूरे कोड को रन टाइम में, वो कम लगेगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी प्रोग्राम की, ठीक है। टाइम कम यूज़ होगा, टाइम कंज्यूम कम होगा। सिर्फ इसका इतना काम है इनलाइन फंक्शन का। अगर इसको मैं आपको कंपाइल और रन करके दिखाऊं तो सेम इन आउटपुट हमें वही मिलेगी जो कि था हमारा 15। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें यहाँ पर भी क्या मिला है, 15 आउटपुट मिल चुकी है यूजिंग इनलाइन। आपने सिर्फ इतना याद रख लेना है इनलाइन के लिए कि हम किसी भी फंक्शन को इनलाइन अगर करेंगे तो उसके स्टार्ट पे इनलाइन कीवर्ड लिख लेंगे। देन जो हमारा कोड होना चाहिए फंक्शन के अंदर वो एक सिंगल लाइन पे बेस्ड होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट आपने ये समझ लेना कि जब भी इनलाइन हम लोग लिखते हैं तो जो कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर बेसिकली हमने उस फंक्शन में जो भी कोड किया होगा उसको रिप्लेस कर देगा फंक्शन के मेन बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो कम लगे। इसलिए क्या कहते हैं, इनलाइन जो फंक्शंस होते हैं वो कम टाइम लेते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन पे भी देखो तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है कि द कंपाइलर इंसर्ट्स द फंक्शन कोड डायरेक्टली वेयर इट इज़ कॉल्ड। कि कंपाइलर क्या करता है, फंक्शन के कोड को, कौन से फंक्शन के कोड को, ये वाले फंक्शन के कोड को डायरेक्टली रिप्लेस कर देता है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन को कहाँ कॉल किया गया था, यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो ये वाला कोड था ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट इनलाइन फंक्शन का वही एक कोड इन्होंने करवाया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, आपको मैंने इजी करके सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे दिया। आगे हमारे पास आ रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग भी बहुत आसान है। सबसे पहले देखो कि इन दी एक्सप्रेशन जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन इंसर्शन ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसको किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं हम, जो लेसन का साइन होता है, ठीक है, उसको इस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं स्ट्रीम लाइन इंसर्शन ऑपरेटर को। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन मैंने साइड पर लिखी हुई है। इट इज़ यूज इन C++ टू सेंड डाटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट। ये मतलब सी आउट के लिए यूज़ होता है। आपने सिर्फ इसका ये चीज़ याद रख लेनी। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, उसका साइन कौन सा होता है, वो होता है लेस देन का साइन, ठीक है। अभी देखो कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग के ज़रिए क्या होता है कि यूजिंग दी सेम नेम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, कि हम लोग सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस बनाकर उससे आगे मल्टीपल किस्म के डिफरेंट किस्म के काम करवा सकते हैं, ठीक हो गया। किस तरह से ये काम करते हैं वो हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट C++ पे आते हैं हम लोग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नाम के मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल वॉइड डाटा टाइप का यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ शो नाम का, ठीक है, और उसके अंदर मैं एक वेरिएबल n नाम की वैल्यू लग देता हूँ, यानी कि जो भी रहेगी n की वैल्यू वो हमें यहाँ से आएगी मेन बॉडी के अंदर से। और यहाँ पर मैं एक चीज़ सी आउट कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ n, और जो भी वैल्यू रहेगी n की वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक एंडल लगा देता हूँ और देन हम लोग क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे। अब देखो वही मैं डाटा टाइप वही रख लेता हूँ और जो फंक्शन का नाम होगा वो भी मैं वही रख रहा हूँ, शो नाम का, ठीक है। हमने क्या किया, हमने शो नाम के यानी कि एक ही नाम के हम यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन बना रहे हैं। तो जो हम लोग ये काम कर रहे हैं डैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, कि सेम फंक्शन को हम बार बार बनाकर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसको ओवरलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ n, ठीक है। और ये फंक्शन मुझे बेसिकली क्या डिस्प्ले करेगा, सी आउट कर देता हूँ यहाँ पर, और वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू रहेगी स्ट्रिंग डाटा टाइप की वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और आगे मैं लिख देता हूँ s। दो फंक्शन मैंने बनाया सेम नाम के, देखो शो इसका भी नाम वही है, इसका भी नाम वही है। अब ये क्या कर दिया हमने, ये हमने जो एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बनाए हैं ये हमने फंक्शन को ओवरलोड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें इसको फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यूज़ भी देनी है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इंट n का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको वैल्यू मैं यहाँ पर सपोज दे देता हूँ 21, ठीक है। और इसी तरह मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा s नाम का और उसको यहाँ पर मैं वैल्यू दे दूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं CS201 दे देता हूँ। और अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ तो डिफ़ाइन कर लिया यहाँ पर। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। शो फंक्शन को सबसे पहले मैंने कॉल किया और अब देखो फंक्शन जो शो था फर्स्ट वाला उसको हमने इंटीजर n की वैल्यू देनी थी, ठीक है। और n की वैल्यू इस टाइम इस n में स्टोर है जो कि है 21। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या चीज़ पास कर दूँगा, n एज पैरामीटर। n यहाँ पर मैंने पास किया है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 21 जाएगा इस फंक्शन के अंदर। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 21 देन आएगा यहाँ पर, और जब यहाँ पे आया तो
इस n की जगह क्या आ जाएगा 21 और ये चीज़ हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब पहले फंक्शन को हमने वैल्यू पास कर दी, अब बारी है दूसरे फंक्शन की वैल्यू को पास करने की। दूसरे फंक्शन का नाम भी वही था शो, क्योंकि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं और हमने उस फंक्शन में क्या चीज़ पास करनी थी, s की वैल्यू। s की वैल्यू यहाँ पर मैंने इस s में स्टोर कर दी हुई है इस वेरिएबल में। तो यहाँ पर मैं सिंपली फंक्शन को कॉल करूँगा, शो नाम का फंक्शन, और उसको एज अ पैरामीटर s वेरिएबल पास कर दूँगा। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो n की वैल्यू जो थी 21 वो हमें इस लाइन ऑफ कोड में डिस्प्ले होगी, और जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी CS201 वो हमें इस लाइन ऑफ कोड में डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर इसको मैं कंपाइल और रन करूं, जो वैल्यू थी हमारी n21 वो हमें हो गई डिस्प्ले यहाँ पर, ठीक है, और जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। कोई इतना हमने डिफ़िकल्ट काम नहीं किया, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक ही फंक्शन के नाम के मल्टीपल फंक्शन बना दो, एक नाम के मल्टीपल फंक्शंस बना दो, वो क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग। बस यही काम उन्होंने इस प्रोग्राम में आपको करके दिखाया। उन्होंने एक ही नाम रखा जो कि था प्रिंट नाम के 3 फंक्शन बनाए उन्होंने, ठीक है। तो जो ये काम किया है, ये क्या किया है इन्होंने, फंक्शन ओवरलोडिंग। जो लास्ट वाला था उसमें एक कैर का पॉइंटर बनाया, कैर डेटा टाइप का एक पॉइंटर बनाया s नाम का, और देन उसको यहाँ से वैल्यूज़ पास कर दी। जो हमने काम किया है अभी सेम काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है, इन्होंने 3 फंक्शन बनाया यहाँ पर, और जो हमने अभी प्रोग्राम किया था हमने उसमें 2 फंक्शन बनाए थे, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हम लोग इंशाल्लाह फाइनल टर्म का सिलेबस जल्द से जल्द कवर करने की ट्राई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।